बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 26 फरवरी है और बुध का दिन है। नाज़रीन, आज का दिन बहुत हवालों से इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। बहुत ही अहम और बड़ी अचीवमेंट अगर कही जाए कि तहरीक इंसाफ को मिली है या इमरान खान को मिली है या इमरान खान की कामयाबी का आज सबसे बड़ा दिन है, तो ये कहना गलत नहीं है। इमरान खान ने जो स्ट्रगल की और जिस तरह से मुश्किलात काटी, नाज़रीन कराम आप यूं समझ लीजिए कि आज उनके समर मिलने का दिन है। यानी तहरीके इंसाफ जिसे कहा जाता था ये एक अकेली उड़ने वाली जमात है, ये तांगा जमात है, चले फिर कहा जा गया ये कल्ट है, ये फलानी है, ये ढिमकानी है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नाज़रीन कराम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जिसे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान कहा जाता है, उनका इजलास हो रहा है और जिन मुश्किलों को काटने के बाद हो रहा है वो भी अपनी मिसाल आप है। लेकिन आज से बाकायदा आगाज हो चुका है उस ग्रैंड तहरीक का जो कि इस हुकूमत की तदफीन का बायस बनने वाली है। सिर्फ इसके अंदर एक स्टेप और रह गया है, मौलाना फजलुर रहमान की एंट्री, जिसके ऊपर भी तकरीबन 80% काम हो चुका है। लेकिन ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का आज का इजलास है नाज़रीन किराम, ये पहला माइलस्टोन है। ये इमरान खान की इससे बड़ी कोई और कामयाबी हो ही नहीं सकती है जितनी बड़ी कामयाबी ये है, क्योंकि इमरान खान को कन्विंस करके किसी के साथ कुर्सी के ऊपर बिठाना, जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो उन्हें पता है कि वो ऐसा शख्स नहीं है। वो कहता है कि भाई ठीक है, अगर कोई नहीं आपके साथ चल पा रहा तो हम अकेले जाएंगे। लेकिन इमरान खान को ये समझने में भी थोड़ी देर लगी और फिर वो लोग भी नहीं थे ना। आप किसके साथ बैठते, पीपल्स पार्टी के साथ बैठते, नून लीग के साथ बैठते, किसके साथ बैठते। तो बहरहाल जो भी है, चाहे जिस तरह से भी हुआ, लेकिन आज वो दिन आ चुका है कि जिस पे आप ये कह सकते हैं कि बाकायदा अलायंस बन चुका है। चूंकि जब इनको रोका जा रहा था तो जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी के बयान आ रहे थे, जिस तरह से महमूद अचकज़ई के बयान आ रहे थे, अब लगता है कि ये तहरीक सिर्फ पीटीआई की तहरीक नहीं है। पहले हम इसे देख रहे थे पीटीआई के लेंस के साथ, अब ये तहरीक अपोजिशन की तहरीक बनी है। आज जाके ये तहरीक अपोजिशन की तहरीक के तौर पर कन्वर्ट हुई है। लिहाजा अब इमरान खान के लिए सिर्फ पीटीआई नहीं निकल रही, अब कहा जा सकता है कि तमाम कौमी जमातें अब इमरान खान के लिए निकल रही हैं। और मैंने बताया कि सिर्फ एक जो है वो, और सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं निकल रही, आईने पाकिस्तान के लिए निकल रही है। इस वक्त वहां इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। जिन मुश्किलात के बाद हुआ और जिस तरह से हुआ वो एक अलग कहानी है, उसके बाद जो पर्चे होंगे वो अलग है। इस बारे में नाज़रीन कराम मैंने आपके सामने खबर की है। अडयाला वाले कर्नल के साथ क्या हुआ और इमरान खान साहब ने क्यों उनका नाम बार बार ले रहे हैं, इमरान खान ने क्या जेल से पैगाम दिया है, ये दूसरी बड़ी खबर है। मरियम नवाज साहिबा को महंगा पड़ा आर्मी चीफ को बुलाना, ठीक है, उल्टा बैकफायर ये की चीज। और आज मरियम नवाज साहबा की जो हो रही है और जिस तरह से हो रही है वो भी मैं जरा आपके सामने रख दूंगा कि आज मरियम नवाज साहबा क्या जो है वो कर रही हैं और उनके साथ अल्टीमेटली क्या हो रहा है। लेकिन ये दोनों सेकेंडरी खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस यानी कि जिसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान कहा जाता है, वो वहाँ पर क्या बातें हो रही हैं और क्या नारे लग रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, अब मैं ज़रा वो तकरीरें आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि बात कहाँ तक पहुँची है। वो कह रहे हैं जी, पाकिस्तान का हर सरकारी मुलाजिम हल्फ उठाता है कि मैं आइन की पासदारी करूँगा सिवाय फौजियों के। नाज़रीन कराम अब ये देखिए, ये बातें किस हद तक चली गई है। सिवाय फौजियों के, वो कहते हैं आइन को पांव तले रोंदा जा रहा है। इस केस में हमारे खिलाफ जो भी जाएगा वो आइन की मुखालफत करेगा और आइन की मुखालफत की सजा मालूम होनी चाहिए। यानी कि महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो भी जाएगा कल को हम उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे। और वो तो सीधा सीधा नाम ले रहे हैं। वो कहते हैं जी तमाम लोग आइन की पासदारी का हल्फ उठाते हैं जी सिवाय फौजियों के। ये बहुत ही सख्त स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सख्त स्टेटमेंट। फिर महमूद खान अचक से ये भी कहा कि जो नुस्खा आज हमारे जासूसी इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं वो निज़ाम रूस इस्तेमाल कर चुका है और वो बुरी तरह नाकाम हुआ। हमने आज भी लोगों को हक़ हुक्मरानी नहीं दिया। जब अवाम के हक़ हुक्मरानी की बात होती है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज मुल्क का चीफ जस्टिस बे इख्तियार है,
चीफ जस्टिस सो मोटो नहीं ले सकता है, आईनी केसेस नहीं सुन सकता है। IMF भी परेशान हो गया है कि इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कैसे चल रहा है। पूरी दुनिया हमें मुलामत कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह भी कहा। अब सुन लीजिए, मैं चूंकि आपको बता रहा हूं कि किस लेवल पे तकरीरें हो रही हैं, और अब आप भूल जाइए कि ये PTI लेड जमा कोई वो जो है ना कोई तहरीक है। अब ये अवामी तहरीक है, इसके अंदर तमाम अवामी जमातें जो है वो मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जी अदल के निज़ाम को आईनी तरमीम के जरिए ख़त्म कर दिया गया है, पीका जैसे काले कवानीन लाए जा रहे हैं। हम सब अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी और अवाम की राय का एहतराम की बात करेंगे। हम मुत्तफ़िक़ा सोच से मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल तश्कील देंगे। अब बात समझ रहे हैं? आप बात समझिएगा कि वो अब मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल की बात हो रही है, PTI के लाहे अमल की बात नहीं हो रही है। PTI जमात को दबाना आसान है, तमाम कौमी जमातों को दबाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से इनकी गुफ्तगू ये भी सुने, वो कहते हैं जी आज मुल्क में आइन का लफ्ज़ गाली बन चुका है, इस मुल्क में बात करना भी जुर्म है। मुझे अफसोस है कि मेरी और मेहताब अब्बासी की साबिका जमात ऐसे इक़दाम कर रही है। मुस्लिम लीग नून एक ज़माने में जमहूरियत की दाई थी, अब वो जमात इक़्तिदार की दाई है। शाहिद खाकान अब्बासी का इस कॉन्फ्रेंस से खिताब, यानी कि इस बात को आप समझिए नाज़रीन किराम के मामला अब किस तरफ जा रहा है। लोग जो हैं वो बहुत ऊपर तक चले गए हैं, लोग जो है वो अब रुक नहीं रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल में बात हो रही है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम मरियम नवाज साहिबा वाली कहानी के ऊपर। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा क्या कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। देखिए, 2-3 बातें उनको गौर से समझना ज़रूरी है। मरियम नवाज साहिबा ने अपने प्यो का माल समझकर, माज़रत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन वो इसी तरह से हो रहा है, अपने प्यो का माल समझकर कौमी ख़जाने को, यानी कि पंजाब के ख़जाने को इस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं जैसे कि यानी कि बाप के माल को भी लोग इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से वो कर रही हैं। कल आपको पता है कि पाकिस्तान के तमाम कौमी अखबारों की जो पहला पेज था वो ख़बरें ही इनके घर से बनकर आई। ठीक है, वो इश्तिहारात थे और पाकिस्तान के तमाम एडिटर्स की, तमाम मालिकान की, तमाम अखबारों के मालिकान के ज़मीर की मुर्दा लाश, तफनज़दा लाश कल रूढ़ी पे पड़ी रही और कोई शर्म नहीं आई उन्हें कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का इन्होंने जनाजा निकाल दिया। आज नाज़रीन किराम वो सहाफ़त का जनाजा है तो ज़रा धूम से निकले। मरियम नवाज साहिबा ने आज 30 सफ़ों के इश्तिहारात दिए, 30 सफ़ों के इश्तिहार, यानी कि ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं अखबारों के ऊपर, टेलीविज़न यानी कि ये अब हमारे मुख्तलिफ मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर ख़जानों के मुंह खोल दिए गए हैं। लेकिन क्या वो जो कैमरा मैन या वो उनको कोई मीडिया वर्कर को कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, उसको कोई, सिर्फ मालिकान के पेट भरे जा रहे हैं ताकि हमारी में जय जयकार रखें। लेकिन ये इतने बेवकूफ़, जाहिल और जड हैं, ये इतने बेवकूफ़, जाहिल और जड हैं, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो चुकी हैं आज के दौर के अंदर। और दूसरा, ये इन्होंने आर्मी चीफ को बुला के जी बड़ा मार्गा मारा और जी मेरे साथ आर्मी चीफ खड़े हैं और ये वो। उस वक्त इस चीज़ के ऊपर तो उसी वक्त तनकीद हो गई थी। चले, मैं अब ज़्यादा बात नहीं करता लेकिन ज़रा इशारातन आपको बात समझा देता हूँ, आपको शायद बात समझ आ जाए। मैं जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको बात समझ आ जाती है मैं जो इशारातन बात करता हूँ। जब चीफ साहब आए थे तो लाइव कट था, उसके बाद चीफ साहब के ऊपर कैमरा नहीं गया, उसके ऊपर हमारे ज़राए ये बताते हैं, पहले तो शहजाद अकबर साहब ने इस बारे में हमारी तवज्जो मबजूल करवाई और बाद में मैंने चेक किया, बाद में तमाम टीवी चैनल्स को कॉलें गई किसी जगह से कि अब चीफ साहब को नहीं दिखाना आपने। अब इसकी क्या वजह हो सकती है मुझे नहीं मालूम है। 100 सिक्योरिटी रीजंस हो सकती हैं या ये भी रीजंस हो सकती हैं कि नहीं होना चाहिए था ये, इदारा कुछ और सोच, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन वो कोई मरियम साहबा जो भी कर रही हैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और फिर जो दुनिया जहान में बातें बन रही हैं, यकीन कीजिए ऐसी बातें जिन्हें मैं सियासी तौर के ऊपर ना बयान कर सकता हूँ, ना सहाफ़ती तौर पर अपनी वीडियो के अंदर शामिल कर सकता हूँ। ऐसी बातें मरियम नवाज साहबा के बारे में हो रही हैं जो कि इंतहाई खौफजदा। और फिर दूसरी तरफ भी तनकीद हो रही है। अब राइट नाउ नाज़रीन किराम, मरियम वाले मामले से आगे बढ़ें तो मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं जो समझने से मतलब वो आप इशारातन और ये कुछ इस तरह
کی باتیں کہ جنہیں شاید بیان کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے، لیکن سب کو اندازہ ہے کہ کیا کہانیاں چل رہی ہیں۔ قاسم خان سوری جیسے کہ لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کسی طرف اشارہ ہو رہا ہے، میں کسی خاتون کسی مرد کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ذرا کلیئرلی بتا دوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت پی ٹی آئی اس طرح کے واقعات کو، اس طرح کی چیزوں کو اپنے سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہے جس سے مختلف طرف بات جا رہی ہے، مختلف طرف لوگوں کی توجہ جا رہی ہے، وہ بٹوین دا لائنز باتیں کر رہے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ، اور لوگ بھی میں کہہ رہا ہوں اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ بات کو پک کر لیتے ہیں۔ جیسے قاسم خان سوری وہ کہتے ہیں جی جب ڈھاکہ میں حالات ابتر تھے تو جنرل یحییٰ لاہور کا دورہ کرنے آئے اور گورنر ہاؤس میں قیام کرتے تھے، جہاں ان کے قیام کے دوران دن میں کم از کم 3 بار ایک مشہور و معروف گلوکارہ مختلف قسم کے لباس، بناؤ سنگھار اور ہیئر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے جاتی تھیں اور رات کو اس گلوکارہ کی حاضری یقینی ہوتی تھی۔ جنرل رانی نے سابقہ آئی جی جیل خانہ جات حافظ قاسم کو بتایا کہ اس نے خود جنرل یحییٰ اور اس مشہور و معروف اداکارہ کو بستر پر ننگے بیٹھے اور پھر جنرل کو گلوکارہ کے جسم پر آگے بہت ہی وہ ایسی باتیں ہیں جو شاید میں، چونکہ میرا یہ ولاگ فیملیز دیکھتی ہیں تو جو آگے لکھی ہیں باتیں وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس طرح کے واقعات کیوں کہے جا رہے ہیں، کیوں بولے جا رہے ہیں؟ آبویسلی ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے، یہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے نا، آپ دوسری طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو بہرحال میں تو خیر اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں، لیکن بطور صحافی میں یہ بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں رنگ برنگی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ آبویسلی وی ڈونٹ سپورٹ، لیکن چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم ان کو رپورٹ تو بہرحال ایک حد میں رہتے ہوئے کر ہی سکتے ہیں۔ باقی آگے بات ناظرین کرام اڈیالہ والے کرنل کی، ذرا وہ بھی کہانی سن لیجئے، وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس بارے میں جو ہے وہ کل شام کو ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں مکمل انہوں نے کہانی بیان کی تھی۔ اب وہ اڈیالہ والے کرنل والی کہانی کیا ہے، وہ کس طرح سے عمران خان نے اس کو رگڑ دیا ہے، سنیں ذرا۔ وہ عمران خان نے لکھا، اڈیالہ جیل کو ایک کرنل غیر قانونی طور پر کنٹرول کیے ہوئے ہے، جو بالکل غیر قانونی ہے۔ جیل مینول کے مطابق جیل اتھارٹی انچارج ہے، لیکن کرنل قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے سب کچھ قابو کیے ہوئے ہے۔ اب عمران خان اڈیالہ کے کرنل کو ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل میں اتھارٹی آپ کے جیلر کے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جی وہ تو انہوں نے قانون کو جوتے کی نوک پر رکھے ہوئے ہے اور سب کچھ قابو کیے ہوئے ہے۔ میری اہلیہ سے میری ملاقات جیل مینول میں اجازت کے باوجود بار بار رکوائی جا رہی ہے۔ یہ تیسری دفعہ ہے کہ میری ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کروائی گئی۔ عدالت کے احکامات کے باوجود مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میرے سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ دور دراز سے لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ میری کتابیں روک دی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مجھ پر اور میری اہلیہ پر دباؤ ڈالنا ہے، لیکن ہم ٹوٹنے والے نہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انسانی حقوق سے متعلق ہماری پٹیشنز ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجوی، اب عمران خان شدید غصے میں تھے۔ عمران خان کل غصے میں تھے کرکٹ کے اوپر بھی، دو چیزوں میں کل عمران خان کو بہت غصہ تھا۔ ایک یہ جو انہوں نے کرکٹ کا حال کیا ہے اور جو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور دوسرا اڈیالہ کے کرنل کے اوپر عمران خان شدید غصے میں تھے اور اسی لیے وہ رگڑ رہے تھے۔ اور جو لوگ مل کر آئے ہیں عمران خان کیسے، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان جو گفتگو کے درمیان میں اڈیالہ والے کرنل کی جئی تئی پھیر رہے تھے اور اس کو صحیح رگڑ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں انسانی حقوق سے متعلق ہماری پٹیشنز ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجوی، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التواء ہیں، جن پر اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہے، غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان نے کرکٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا جی پاکستان کو کرکٹ کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملتی آئی ہے، مگر اب اس شعبے کو بھی منظور نظر افراد کی بھرتیاں کر کے تباہی کر دی گئی ہے۔ محسن نقوی کی ساکھ کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے؟ اس نے کرکٹ کی تباہی کر دی ہے۔ کرکٹ کے حوالے سے پورا نظام چیئرمین کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ محسن نقوی کے پاس کرکٹ کے حوالے سے کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب دیکھ لیں، وہ محسن نقوی کو بھی انہوں نے کہا جی انہیں پہلے وزیر اعلیٰ لگوایا گیا، اور جس دور میں جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں وہ سب اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو پارٹی ڈسپلن کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت کو نکالنے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جو بھی اب پارٹی ڈسپلن کی وہ نہیں کرے گا اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، اور اس لیے شیر افضل مروت کو نکالا گیا۔ بہرحال یہ ناظرین کرام کہانیاں ہیں۔ قاسم سوری کا ٹویٹ شیئر کرنے کا مطلب تھا کہ پارٹی پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے دوسری طرف سے چاہیے کہ اس کا کوئی کاؤنٹر آئے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں، یا تھوڑا سا چیزیں اس طرح سی ہوں کہ اس طرح بات نہ جائے، ادروائز بات تو پھر بگڑتی چلی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے۔ یہ اب تک کی انفارمیشن تھی، مجھے لگتا ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اگلی خبریں ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔ اپنا خیال